हेलो एवरीवन, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर कानिका अरोरा। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडुस्ट्रीम, जहाँ पे सीटेट की तैयारी है पक्की। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हिट द बेल आइकन। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको सारी वीडियोस आती रहती है। और हमारे पास सिर्फ अभी 40 दिन बचे हैं। 14 दिसंबर 2024 का आपका सीटेट का पेपर है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आपने क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो हर एक दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प आउट करेगा, उससे आपका बेस क्लियर होगा। Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all to my channel EduStream. So now it's time for our CTET and you all know that एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तैयारी बहुत ज़ोर तोर से हमको करनी ही पड़ेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर कनिका अरोरा। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एडुस्ट्रीम, जहाँ तैयारी है पक्की। और सीटेट की हमको तैयारी वाकई बहुत अच्छे से करनी है बिकॉज डेज कम है और 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, व्हाट इज़ सोशल इमोशनल लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ से आप इस वर्ड से पता लगा सकते हैं कि सोशियो मीन्स जो हमारा व्यवहारिक है, इमोशनल मीन्स जैसे हम अंदर से फील करते हैं नो। सो व्हाट विल बी दैट इट्स राइट आंसर। ठीक है, और हमें नियरेस्ट प्रॉक्सिमेट राइट आंसर सर्च आउट करना है अमंग दीज 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि टीचिंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, डेवलपिंग स्किल्स फॉर मैनेजिंग इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स, कि मतलब इमोशंस को भी मैनेज कर लिया जाए, रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर लिया जाए, है ना। और फिर सी कहता है लर्निंग ओनली थ्रू सोशल एक्टिविटीज़, सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही आप लर्न कर रहे हैं। डी कहता है फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली, मतलब आप इन सब चीज़ों से हट के अपना माइंड को डेवलप करो। तो जो इन चारों में से जो राइट और प्रॉक्सिमेट नियरेस्ट आंसर हमको आ रहा है वो क्या है, डेवलपिंग स्किल्स फॉर मैनेजिंग इमोशंस एंड रिलेशनशिप। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जो कि सोशो इमोशनल लर्निंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। Which approach emphasizes student choice and self-directed learning? तो ये क्या कह रहा है कि जो एक बच्चे की जो चाह है और जो एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, मतलब खुद से आप उस लर्निंग की तरफ डायरेक्टेड हो, फोकस्ड हो, तो वो कौन सा अप्रोच है। लेट्स डू दैट। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है। तो शिक्षित केंद्रित कैसे हो सकता है ना। शिक्षक केंद्रित तो हो ही नहीं सकता। और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की बात हो सकती है भाई, क्योंकि यहाँ हम बात कर सकते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो। ठीक है, रोट लर्निंग अप्रोच नहीं है, पैसिव लर्निंग अप्रोच नहीं है। इसका राइट आंसर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्ले बेस्ड लर्निंग। प्ले बेस्ड लर्निंग क्या, खेलते खेलते आप सीख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इनमें से कौन से 4 ऑप्शन है जो प्ले बेस्ड लर्निंग को एम्फोसाइज कर रहा है और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स रीड आउट। फर्स्ट, लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट डेवलपमेंट। बी, learning through only academic instructions. Option C, learning that does not involve any form of play. D, learning through passive observation. Of course यहाँ पे जो उसका राइट आंसर बैठेगा वो ऑप्शन ए ही बैठेगा, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि प्ले एक्टिविटीज़ है ना, स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़, जहाँ एक प्रॉपर एक्टिविटीज़ है उसकी लर्निंग के लिए और वो उससे डेवलप हो रहा है। क्योंकि बाकियों में तो क्या हो रहा है, एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं, या थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्ले इन्वॉल्व ही नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है पैसिव ऑब्जर्वेशन रहेगी, मतलब जो सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन रहेगी, प्राइमरी खुद सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो ये तो तीनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। तो उसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन
A. Learning through structured play activities that promote development. Moving to the next question, which of the following is a characteristic of the concrete operational stage in Piaget theory? Piaget के आपको पता है वो जो 4 उन्होंने बात करी थी उसमें से कौन सा एक स्टेज था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था. उनमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का इन चारों नेक्स्ट जो 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं उनमें से उनका कौन सा कैरेक्टर है? तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में उसने बात करी थी, या उसने लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स की बात करी थी, ईगोसेंट्रिज्म की बात करी थी, सिंबॉलिक प्ले की बात करी थी. यहाँ पे तो आंसर आपके सामने ही है. क्वेश्चन में कॉन्क्रीट की बात कर रहा है, आंसर में भी वही कॉन्क्रीट आपके पास सामने ही है. लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स इज द राइट आंसर. Okay, next is which educational approach uses manipulatives and hands-on activities to teach concepts. Hands-on activities क्या मतलब? first hand experience, आपने खुद से वो चीज़ करके देखी है. that is what hands-on activities मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हो अपने हाथों से और वो आप उससे सीख पा रहे हो. ठीक है ना. तो विच एजुकेशनल अप्रोच यूज मैनिपुलेटिव्स. मैनिपुलेटिव्स मतलब विच आर मोल्डिव, जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. तो इसमें जो एंड लेट्स फाइंड आउट द आंसर. फर्स्ट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बी Montessori education, C traditional education, D lecture based instruction. तो इसका जो राइट आंसर है लेक्चर बेस्ड भी नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट भी बिल्कुल नहीं हो सकता. इट्स अ मॉन्टेसरी एजुकेशन जिसे हम प्ले वे मेथड भी कहते हैं. और मॉन्टेसरी एजुकेशन किसने दिया था? डॉक्टर मारिया Montessori. Always remember Dr. Maria Montessori gave the Montessori education. पहले आप प्ले स्कूल की बात करते थे, अब आप मॉन्टेसरी, उसका एक नया फैंसी वर्ड आपने सीख लिया क्योंकि मॉन्टेसरी का जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था. What does emergent curriculum refers to? Now emergent literacy के बारे में भी मैंने पहले डिस्कस किया था आप सबके साथ. ठीक है. तो यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पर what does emergent करिकुलम रेफर्स टू. एमर्जेंट करिकुलम के बारे में बात हो रही है. और जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके सामने वो है कि अ करिकुलम डिजाइंड बाय द टीचर बिफोर द स्कूल ईयर बिगिंस. ठीक है. ऑप्शन बी सॉरी, अ करिकुलम दैट इवॉल्व्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट and the need of students. Option C, a fixed set of subjects taught in a rigid order. Option D, a curriculum solely on standardized testing. तो क्या होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन आंसर है, जिसको राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, a curriculum that evolves based on the interest and the need of student. ठीक है. ये एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है दैट प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्टिव पार्टिसिपेशन. आप लिख लीजिए. मैंने आपको हर बार बात बोली है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना मैंडेटरी है. प्लीज़ नोट डाउन. जितना भी आपको समझ में आ रहा है फटाफट लिखते जाओ, फिर दोबारा वीडियो को देखो, फिर देखो हाँ आप कितना समझे, और थर्ड टाइम में तो आपको प्रो हो जाना चाहिए. नेक्स्ट चीज़, and do not forget to like, share and subscribe the channel. It is very much important. hit the subscribe button. and देखिए emergent curriculum में क्या होता है, एक एजुकेशनल अप्रोच होती है जो कि प्रायोरिटाइज करती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी स्कोप होता है, रिस्पॉन्स का भी स्कोप होता है. एक्टिव लोग बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं. अलाउइंग द करिकुलम टू एमर्ज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, जो भी है आइडियाज़ है या बच्चे के जो एक्सपीरियंस है वो उस कम्युनिटी से रिलेटेड वो उसमें इन्वॉल्व कर पाते, इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं. तो इट कंट्रास्ट विथ प्री डिटरमाइंड फिक्स करिकुलम बाय अलाउइंग एडुकेटर टू अडॉप्ट content and activities in real time, fostering dynamic and personalized learning experience. I hope you have understood the emergent curriculum, जहाँ पे स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बारे में बात होती है, जहाँ टीचर एक फैसिलिटेटर होता है. ठीक है. जहाँ रिस्पॉन्सिव प्लानिंग होती है, मतलब जहाँ स्ट्रिक्ट लेसन प्लान नहीं होता है, जहाँ पर डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है ना. तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डायनेमिक होता है. और फिर उसमें और क्या क्या होता है, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी होती है, जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मैंने आपको बार बार बताया है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या, जब आपके मन में खुद से इच्छा उठे कि हाँ इसमें क्या इंक्वायरी है, मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगे. ठीक है. आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो. हाँ.
फिर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है कि हाँ लोग आपस में मिलजुल के कोलैबोरेट करते हैं, है ना। कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? आपने कभी कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग की शॉप पे देखा हो तो आपने वहाँ वर्ड देखा होगा कोलैबोरेशन। क्या मतलब? वो मिलके काम करते हैं, मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिलके घर बनाते हैं। तो जैसे वो मिलके घर बना रहे हैं, मिलकर बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे बच्चे भी मिलकर एक्सपीरियंस लर्न कर रहा है। बच्चा भी अपने आप मिलकर बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान कर रहा है, अपने सोच विचार, अपने आइडिया, सबका उसका वो एक अच्छे से एक सेटअप बैठ रहा है। मेंटली वो अपने आप को शेयर कर पा रहा है, रूटेड इन रियल वर्ल्ड रह रहा है। फिर डॉक्यूमेंटेशन है, तो देर इज़ ऑलवेज और भी बच्चा अपना नेचर एक्सप्लोर कर पा रहा है ना। बिल्डिंग फिनेंशियल लिटरेसी हो, चाहे एक्सप्लोरिंग आर्ट एंड आइडेंटिटी हो, कम्युनिटी सर्विस हो, सोशल स्टडीज़ हो, है ना। तो मैं बार बार आपको अभी क्या है ना, क्वेश्चन के थ्रू इमर्जेंट करिकुलम बता दूंगी। तो ये आपका बीएड का भी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मोटिवेशन, इंडिविजुअल लर्निंग, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत कुछ होता है। अब मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया इमर्जेंट करिकुलम के बारे में। आई थिंक दिस इज़ इनफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इन द क्लासरूम सेटिंग? अब फैसिलिटेटर का काम क्या है? फैसिलिटेटर का मतलब ही, एक शब्द ही बता रहा है कि फैसिलिटेट करना है, ठीक है ना। तुम्हारा काम नहीं यहाँ करने बैठे हम, तुम्हें यहाँ पे क्या करने बैठे हैं? फैसिलिटेट करने बैठे हैं। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर है। तो लेट्स डू तो फर्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ऑप्शन बी कह रहे हैं टू गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन सी इज सेइंग to provide answers to all question, and option D is saying to enforce strict discipline. So the right answer is to guide and support students in the learning process. उस पूरे लर्निंग प्रोसेस में वो गाइड हो पा रहा है, वो सपोर्ट हो पा रहा है, इन दैट लर्निंग प्रोसेस इज व्हाट फैसिलिटेटर डज। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट? फर्स्ट क्या है? मेटाकॉग्निशन, बी मेमोराइजेशन, सी पैसिविटी एंड डी अपैथी। अब देखिए मेटाकॉग्निशन इसका राइट आंसर है। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये मेमोराइजेशन का मतलब तो आप समझते हैं, राइट? क्या होता है मेमोराइजेशन का मतलब? कि जहाँ पर आप याद कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली चीज़ें आपको माइंड में रहती है। और पैसिविटी का मतलब क्या होता है? पैसिव मतलब दूसरे के दौरान, दूसरे से रेलिवेंट, जहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता वो पैसिव होता है। जैसे आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ा हो तो वहाँ पे क्या होता था कि एक्टिव मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग, इन पैसिव उसी बात को घुमा के अलग वे में बोल देना, दूसरे के थ्रू बोल देना, या दूसरी तरीके से बोल देना, इज कॉल्ड पैसिव। तो और मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन एक अवेयरनेस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अपने खुद के थॉट प्रोसेस को लेकर आप अवेयर हो, ठीक है। यू आर, इट्स मेटाकॉग्निशन इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ओन थॉट प्रोसेस। अपने ही एक थॉट प्रोसेस को लेकर आप अवेयर हो। सो इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, लिख लीजिए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या है? मेटाकॉग्निशन है, एंड इन्वॉल्व स्किल that enables individual to plan, to monitor and evaluate their learning and problem solving strategies. So metacognition plays a crucial role, it really play a crucial role in effective learning because it helps individual become more self aware, कि बच्चा more aware हो जाए, adaptive हो and capable of directing their effort towards meaningful and improvement, कि और वो बच्चा जाए। that is what metacognition, गॉट इट? जहाँ पे बच्चा प्लान कर पा रहा है, मॉनिटर कर पा रहा है और इवैल्यूएट कर पा रहा है अपने ही थॉट्स और अपने ही लर्निंग को। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? एज यू नो, लर्निंग थ्रू पैसिव रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। पैसिव की बात हो रही है तो वो एक्टिव लर्निंग तो हो ही नहीं सकती। लर्निंग दैट थ्रू interactive and participatory method, yes, sounds good. Option C, learning through rote memorization, बिल्कुल भी नहीं। rote memorization भाई rectification को तुम कैसे कह सकते हो एक्टिव लर्निंग? फिर ऑप्शन डी कहता है लर्निंग थ्रू ओनली इंडिविजुअल वर्क, खाली इंडिविजुअल वर्क से लर्निंग होगी, ये कौन सा बात हुई? ये भी नहीं। तो बिल्कुल हाँ सही बात है ऑप्शन बी, लर्निंग थ्रू इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी मेथड, मतलब इंटरेक्शन करते हुए, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हुए,
ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ द एक्टिव लर्निंग। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। कंस्ट्रक्टिव, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्ट वहाँ करना, कंस्ट्रक्ट मतलब एक बेस पर बनकर एक दूसरा बेस को तैयार कर देना, ठीक है ना। तो टीचर ट्रांसमिट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, नहीं, स्टूडेंट्स build their understanding through experience and reflection. Yes, sound good. Option C, student receive knowledge passively. No, passively word आ गया भाई. Teacher provide all answer to the students. तो यहाँ पे बच्चे की क्या constructivist teaching हुई? नहीं. When student build their understanding through experience and reflection, जब बच्चा उस पर एक के ऊपर एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को एक के ऊपर एक बिल्ड कर पा रहा है, अपने एक के एक एक्सपीरियंस के ऊपर उसको बिल्ड कर पा रहा है ना। जैसे आपने एक कंस्ट्रक्ट करी बिल्डिंग, तो क्या करा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे कंस्ट्रक्ट करी आपने बिल्डिंग। उसी अनुसार जब आप अपने थॉट्स के, अपने एक्सपीरियंस के फ्लोर्स बनाते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के फ्लोर्स बनाते हैं वन बाय वन, दैट इज़ व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, एंड द टीचर हु इज़ प्रमोटिंग दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। चलिए, moving to the next question, what is the focus of self-directed learning? तो चलिए, क्या कह रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में, आप क्या समझते हैं, उसका क्या फर्स्ट फोकस है? टीचर लेड इंस्ट्रक्शन? नहीं, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन सेल्फ से कैसे हो जाएगा भाई? स्टूडेंट कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस? बी, साउंड्स गुड। ऑप्शन सी, लर्निंग विदाउट एनी गाइडेंस, अगेन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द फिक्स्ड करिकुलम? नो। तो उसका राइट आंसर जो है, स्टूडेंट कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, बच्चे का अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट, व्हाट डज एकेडमिक रिगर रेफर टू इन एजुकेशन? नाउ व्हाट इज दिस एकेडमिक रिगर? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है द ईज ऑफ लर्निंग, मतलब आप आराम से लर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, the level of challenge and depth in academic content. yes, ये आपको academic rigor से जैसा कुछ साउंड कर रहा है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग की बात करी जा रही है ना। तो ये उसके जैसा कुछ साउंड कर रहा है, राइट, टू ऑल ऑफ यू। फिर द सिंप्लिसिटी ऑफ असाइनमेंट कैसे हो सकता है? सिंप्लिसिटी की तो बात ही नहीं हो सकती। एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, एकेडमिक जो रिगर होता है वो एक, इट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक वर्क दैट चैलेंजेस स्टूडेंट टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, थिंक क्रिटिकली एंड अप्लाइंग देयर नॉलेज टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो कि एक से एक मतलब टीचर ने सिखा दिया मैथ्स का करना, तो वो बच्चा फिर उसको भी कर पा रहा है, मतलब उस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से उसको सीख लिया कि बड़े से बड़ा मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको वो सॉल्व कर पा रहा है। दैट इज़ व्हाट एकेडमिक रिगर सेज। जहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशंस होती है, जहाँ पर चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल कंटेंट होता है, ठीक है, और वहाँ पे डेप्थ ओवर ब्रेथ, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लर्निंग, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। प्रमोट्स यहाँ वहाँ पर रेजिलेंस भी कहीं ना कहीं आ जाता है, एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहता है, प्रिपेयर फ्यूचर चैलेंजेस, तो इसमें ये हमारा एकेडमिक रिगर में आता है। चलिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल लर्निंग? सोशल लर्निंग वेरी इजी थिंग, यू नो, जहाँ हम सोशली लर्न करते हैं, तो जहाँ जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन आपको देखते ही पता चल गया होगा, ऑप्शन बी, लर्निंग इन आइसोलेशन, अकेले में तो है ही नहीं, लर्निंग सोलली फ्रॉम टेक्स्ट बुक भी नहीं है, लर्निंग थ्रू पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑनली। अच्छा, वैसे मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ, जहाँ ऑनली लिखा होता है जनरली वो आंसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली स्टेट कर रहा होता है। तो वैसे भी इसका ऑप्शन ए, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स ही है। जी हाँ, बिल्कुल। Which in next question, which educational approach focuses on student emotional and social development as an academic learning? ठीक है ना, जहाँ पे इमोशनल सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो ये कौन सा अप्रोच है? इसको हम होलिस्टिक
एजुकेशन अप्रोच कहते हैं, जहाँ पे बच्चा फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली मतलब हर एस्पेक्ट्स में ग्रो कर रहा है, तो उसको हम होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच है, ना बिहेवियरल अप्रोच है, ना ट्रेडिशनल एजुकेशनल अप्रोच है। इसका राइट आंसर होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच है। होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच होते हैं कि बच्चा फिजिकली भी फिट हो, बच्चा मेंटली भी फिट हो, बच्चा स्पिरिचुअली भी फिट हो, बच्चा इमोशनली भी फिट हो, हर तरीके से वो उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले। दैट इज़ व्हाट द होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच पोजेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प टीचर टू डू। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट से टीचरों को क्या फ़ायदा होता है भाई? बिल्कुल ईजी है। इवैल्यूएट फाइनल परफॉर्मेंस ऑनली, फाइनल परफॉर्मेंस ऑनली तो समेटिव में होती है, SA1 और SA2, है ना। एडजस्ट इन इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग फीडबैक। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल हाँ, कि टीचर को कहीं ना कहीं पता चलता है कि ऑनगोइंग फीडबैक मतलब उसको टाइम टू टाइम फीडबैक मिल रहा है। FA1, FA2, FA3 जो पढ़ा रहे हो पूरे साल का, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक मिल रहा है। तो ये एक सही आंसर है। रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी या स्टैंडर्डाइज टीचिंग अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स, आंसर नहीं है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 56। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस इन टीचिंग। कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या होता है? जहाँ पे आप कल्चरली एक ऐसा बैकग्राउंड लेकर आते हो, ऐसा उसको सपोर्ट करते हो, दैट कम्स द कल्चरल कॉम्पिटेंस इन टीचिंग। So, understanding and respecting diverse cultural backgrounds of students, focusing only on academic achievement नहीं, teaching only in a uniform manner नहीं, avoiding discussion about cultural differences नहीं। तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer जी बिल्कुल, understanding and respective diverse cultural background of the students is the right answer, option A। चलिए, next question, what does differentiated instruction aim to address? As I had said before also, differentiate मतलब जो सबको differentiate करते हुए सबकी needs को meet करे, सबकी बातें को complete करे, that is what differentiated instruction। Uniformity teaching method of all the students, option B, the varying needs, interest, एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। इसका मतलब क्या? हर एक बच्चे के अपनी नीड और अपना इंटरेस्ट है, उसके अनुसार हो। या फोकसिंग सोलली ऑन एडवांस स्टूडेंट्स, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड, बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं है, और ऑप्शन ए यूनिफॉर्म मेथड भी नहीं है। ये कोई कि सब बच्चों के लिए एक ही मेथड है, नहीं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो सबको अलग अलग तरीके से केटर करती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती है, उनके नीड्स, उनके इंटरेस्ट को मीट करती है, एबिलिटी को बूस्ट करती है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मैं जानती हूँ आप सबके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बैलेंस करना है बहुत कुछ पढ़ाई में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। बट देखो, एक बार सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से क्लियर तो करना ही है, फिर देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको जो और चीज़ें करनी है। बट कभी क्या होता है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में ही डेडिकेट करना पड़ता है ना। इफ़ आई हैव टू टीच ऑनलाइन एंड ऑन यूट्यूब, तो आई हैव टू टीच यू ऑल। मैं नहीं कह सकती कि आज मैंने पढ़ा दिया, अब मैं अगले महीने पढ़ाऊँगी, अब मैं तीसरे महीने, ऐसे नहीं होता। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद, बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट दैट आई हैव टू टीच, आई हैव टू टेक द चार्ज कि हाँ, मैं सीटेट में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो फिर आपको एक चार्ज लेकर आपको वो काम करने के लिए कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है। यू हैव टू ऑलवेज नीड टू हैव कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर हो। चलिए, moving to the next question, what is reflective teaching? This option A, teaching without evaluation, evaluating and adjusting one teaching practices based on reflection and feedback, teaching only from fixed curriculum, following set procedures without change। चलिए, इसका right answer जो है हमारा evaluation and adjusting one teaching practices based on, ठीक है, that comes under our reflective teaching, जहाँ पे एक का प्रैक्टिस जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, वो फीडबैक दे रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है ना। सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर असेसमेंट इन द क्लासरूम। पीयर तो मतलब क्या होते हैं? फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे बच्चा आपको जो साथ में जो बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड्स वगैरह, वो ही उनको असेस कर रहे हैं, वो उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं जी आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत नहीं हो, आप यहाँ अच्छे हो। तो वो क्या हुआ? पीयर असेसमेंट हो गया, है ना। तो फिर हमारा लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस फर्स्ट। टू हैव स्टूडेंट ग्रेड ईच अदर वर्क ऑनली,
to involve students in evaluating and giving feedback on each other's work, to replace teacher assessment to avoid formal assessment. होता है ना, जब आप आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ऐसा है तो आपको अच्छा समझ में भी आता है ना, स्टूडेंट आपको इवैल्यूएट, आपको एक ऑथेंटिक फीडबैक सा लगता है ना. So that is what peer assessment is. And next question is, which of the following is an example of collaborative learning activity? कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी क्या होता है? जहाँ पर आप, मैंने आपको पहले भी बताया, कोलैबोरेटिव लर्निंग जहाँ मिलकर काम करते हैं. तो उसका ऑप्शन है इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशन ऑन कॉमन टॉपिक, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट रीडिंग असाइनमेंट. तो उसका जो राइट आंसर है वो है ग्रुप डिस्कशन ऑन अ कॉमन टॉपिक. एक कॉमन टॉपिक पे जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, व्हेन यू गोइंग अहेड टुगेदर, इज व्हाट ऑल कम अंडर कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन पुल अप योर सॉक्स. आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम पास में है. ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है. ठंडे दिमाग से, कूल माइंडेड, आराम से पेपर को समझना है, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है. विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सी यू.